गुस्सा है वो जायज है एक तरीके से, लेकिन यह गुस्सा हिंदू मुस्लिम कॉन्शसनेस में बदलते देख बड़ा दुख हुआ। ऐसे हमें लगते हैं जिनके बारे में लिमिटेशंस बताना मुश्किल हो जाता, वह है स्वामी विवेकानंद। छत्रपति शिवाजी की आती है तो उसमें लिमिटेशंस खोजना मुश्किल है उसके विषय में, और तब फिर तरीके से निकल भागना मुगल कैद से, उनकी भी अपनी कहानी है। और कहीं गए, किसी पर अटैक किया, वहां पर सब भाग गए, वहां पर कुरान को उन्होंने उठाया, सम्मान दिया और अपना जो अधीनस्थ मुसलमान अंगरक्षक थे उनको दे दिया। इस तरह की मतलब धार्मिक नीति तो एक मॉडर्न एज की विशेषता है। उन्होंने औरंगजेब को भी पत्र लिखा कि आप दादा से सीखिए। इस कारण से मराठा साम्राज्य ढह गया आगे चलकर, लेकिन शिवाजी की जो व्यक्तिगत पॉलिसी थी बड़ी सफल पॉलिसी। ओके डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आज मैं आपके समक्ष एक लेक्चर डिलीवर करने आया हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर, और इसकी वजह भी है। आज 3 अप्रैल को उनकी पुण्यतिथि है, डेथ एनिवर्सरी है। जब मैं कल द हिंदू में एक आर्टिकल पढ़ रहा था 2 अप्रैल को, तो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले कॉलम में मैंने छत्रपति शिवाजी के ऊपर एक आर्टिकल पाया था जिसमें उनका इवैल्यूएशन किया गया था। फिर पिछले मंथ में हमने औरंगजेब के मुद्दे को लेकर काफी वाद विवाद देखा, औरंगाबाद तो उसके ग्रेव के ऊपर, और वो सब छावा मूवी से प्रभावित होकर हुआ था। औरंगजेब के ऊपर तो लोगों का जो गुस्सा है वो जायज है एक तरीके से, लेकिन यह गुस्सा हिंदू मुस्लिम कॉन्शसनेस में बदलते देख बड़ा दुख हुआ। भाई, ये मुद्दा हिंदू वर्सेस मुसलमान का नहीं है, ये एक इंडिविजुअल का मुद्दा है। फिर छत्रपति शिवाजी को हिंदवी स्वराज्य के रूप में या हिंदवी स्वराज्य संस्थापक के रूप में या हिंदव धर्मोद्धारक के रूप में घोषणा की गई। हमने सोचा कि थोड़ा सा अपने पाठकों, अपने रीडर्स, अपने स्टूडेंट्स से थोड़ा सा अपने विचार को शेयर करूं, क्योंकि देखिए, एक जो सामान्य ऑडियंस होते हैं जो इतिहास की बारीकियों को या हिस्टोग्राफिकल नॉलेज को या डिफरेंट पर्सपेक्टिव को समझते हैं, तो वे तो इन बारीकियों को समझ लेते हैं। नहीं तो कई बार हमारे ऑडियंस को ऐसा भी लगता है शायद हम लेक्चर में किसी के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि देखो ये सोशल साइंस है, सोशल साइंस कभी भी वैचारिक पूर्वाग्रह से मुक्त नहीं होता, और मैं भी किसी न किसी वैचारिक पूर्वाग्रह का एक अनकॉन्शियस बियरर हो सकता हूं। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि जहां तक हो सके डिफरेंट पर्सपेक्टिव और साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर कहा जाए। इसीलिए कि मैं आपको प्रमाण लाया हूं। इसी वर्ष मैंने 2 बुक पढ़ी थी, एक वैभव पुरंदरे की पढ़ी, शिवाजी इंडियाज ग्रेट वॉरियर किंग, एंड दूसरा रेनेसां स्टेट हमने गिरीश कुबेर का पढ़ा। कल मैंने हिंदू में भी वो आर्टिकल देखा, तो मेरे दिमाग में ये विचार आया कि भाई उनकी पुण्यतिथि 3 अप्रैल को है और थोड़ा माहौल भी दूसरे तरह का है, तो थोड़ा छत्रपति शिवाजी पर अपने ऑडियंस से कुछ विचारों का शेयर करूं। मैं एक व्यक्तिगत अपनी धारणा आपसे शेयर करना चाहूंगा। जब मैं 19वीं सदी का समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता, एक सुधारक ऐसे हमें लगते हैं जिनके बारे में लिमिटेशंस बताना मुश्किल हो जाता, वह है स्वामी विवेकानंद। उसी प्रकार से जब हम इंडियन किंग्स का मूल्यांकन करते, इवैल्यूएशन करते, तो महाराणा प्रताप के भी कुछ लिमिटेशंस निकल कर आ जाते हैं। लेकिन जब बात छत्रपति शिवाजी की आती है तो उसमें लिमिटेशंस खोजना मुश्किल हो जाता, क्योंकि छत्रपति शिवाजी में इतने मेरिट्स दिखते हैं। लिमिटेशंस पार्ट बहुत वीक है। हाँ, एक पार्ट हम चौथ एंड सरदेश मुखी जैसी पद्धति की बात कर सकते हैं, जो उनकी मजबूरी थी और उसके लिए उनको बरी किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो चौथ एंड सरदेश मुखी जैसी पद्धति को लागू नहीं करते तो शायद मराठा स्टेट की स्थापना ही नहीं होती। लेकिन चलिए, एक क्रॉस आइडियोलॉजीज, एक क्रॉस ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स, क्रॉस सेक्शन के स्कॉलर्स ने
शिवाजी महाराज की तारीफ की, क्योंकि चाहे वो लोअर क्लास थिंकर्स हों, हाई कास्ट हिंदूज हों, लेकिन क्या होता है जब हम इतिहास में किसी का मूल्यांकन करते हैं, दो पर्सपेक्टिव होते हैं। एक हैजियोग्राफिकल में क्या होता है कि हम उनकी सीमाओं को भूलकर उनको इंसानी रुतबा से ऊपर उठाकर देवता तुल्य समझने लगते हैं, या उनको कुछ ऐसे टाइटल एट्रीब्यूट करते हैं, कुछ ऐसी उपाधि, कुछ ऐसा स्तर उनको प्रदान करते हैं जो दूसरे के लिए आपत्तिजनक हो सके। और दूसरा होता है जहां तक संभव हो सके निष्पक्ष मूल्यांकन करने का प्रयास करें। तो चलिए शिवाजी महाराज को हम 3 आधार पर पहले मूल्यांकन। शिवाजी फाउंडर ऑफ मराठा स्टेट, founder of Maratha state and institution builder. वो मराठा राज्य के संस्थापक थे और संस्थाओं के निर्माता थे। चकित कर देती है उनकी उपलब्धि, क्योंकि मैं आपको बताता हूं, पता नहीं हिस्ट्री ऑफ मराठा से मैं कुछ ज्यादा ही फैसिनेटेड हूं एज ए स्टूडेंट के रूप में भी, क्योंकि बार बार मेरे मन में जिज्ञासा हो रही है, क्या वो कम्युनिटी थी, क्या वो समुदाय था, और क्या वो माहौल था कि मराठवाड़ा क्षेत्र के मुट्ठी भर जमींदार और किसान लोगों ने अपने प्रयास से एक राज्य का निर्माण किया, क्योंकि उन्हें शिवाजी जैसे प्रगतिशील नेता मिले, वैसे प्रगतिशील इंपायर बिल्डर, इंस्टीट्यूशन बिल्डर मिले। उन्होंने अपने प्रयास से एक राज्य का निर्माण, और राज्य का निर्माण करने के बाद वही राज्य पेशवाओं के नेतृत्व में एक साम्राज्य का रूप ले लिया, और उस साम्राज्य ने मुगल साम्राज्य को भी स्थापित करने का प्रयत्न किया। जब बाजीराव प्रथम जब दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ा और बाजीराव प्रथम ने अपना प्रसिद्ध स्लोगन दिया कि बाय डायरेक्टिंग आवर ग्रेट एफर्ट्स टू हिंदुस्तान द मराठा फ्लैग विल फ्लाई फ्रॉम कृष्णा टू अटक। अगर हम अपने तमाम प्रयास को लगा दे तो मराठे के झंडे कृष्णा नदी से अटक तक फहराए। और बालाजी बाजीराव के समय रघुनाथ राव, दत्तोजी सिंधिया, रनोजी सिंधिया जैसे मराठा नेता उत्तर पश्चिम में गए, और तैमूर जो अहमद शाह अब्दाली का बेटा था उसको पंजाब के गवर्नर के पद से खदेड़ दिया, और मराठों के घोड़ों ने पहली बार सिंधु नदी में पानी पिया। तो मुझे लगा कि अरे बाजीराव प्रथम ने जो घोषणा की थी, छत्रपति शाहू को जो आश्वासन दिया था, ये बालाजी बाजीराव के समय तो मराठा सरदारों ने इसे कर दिखाया। हालांकि उनका एम्पायर सस्टेनेबल नहीं हो सका, और पानीपत के 3rd बैटल में जो मराठों को डिबैकल मिला, उसके बाद फिर मराठा साम्राज्य सिमटता चला गया। लेकिन कम से कम एक मराठवाड़ा क्षेत्र के मुट्ठी भर लोगों ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की कि अपने आप में हमें बहुत ही दिलचस्प चीज। राजपूतों ने राज्य का निर्माण 8वीं-10वीं सदी में किया, लेकिन धीरे धीरे मुगल साम्राज्य के अधीन होते चले गए, और मुगल साम्राज्य के साथ उन्होंने मित्रता स्थापित कर ली। शिवाजी ने मुगल साम्राज्य से डटकर लोहा लिया, और शिवाजी के बाद भी बाकी मराठों ने संघर्ष जारी रखा और मुगल साम्राज्य के दांत खट्टे कर दिए। चलिए, दक्षिण में जब उन्होंने औरंगजेब को मात दी वहां तक तो ठीक है, लेकिन जब मराठे उत्तर में आकर झंडे फहराने लगे और राजा निर्माता की भूमिका निभाने लगे,
वास्तव में आश्चर्य का विषय मुझे लगता है कि प्रत्येक हिंदुस्तानी को इतिहास जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। लेकिन चलिए, हम शिवाजी महाराज का मूल्यांकन कर रहे हैं, तो फाउंडर ऑफ मराठा स्टेट, फाउंडर ऑफ मराठा स्टेट में देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा दूसरा उनकी है कि हिंदवी स्वराज्य, और तीसरा है नेशनलिस्ट। अब देखिए, हमने टाइटल बनाया है छत्रपति शिवाजी राष्ट्रवादी अथवा राज्य निर्माता। तो देखिए, राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है एक आधुनिक अवधारणा है। हालांकि छत्रपति शिवाजी की नीति में कुछ ऐसी चीजें आधुनिकता का तत्व मिलता है, लेकिन बावजूद इसके उनको एक आधुनिक शासक नहीं माना जा सकता, वो मध्य युगीन शासक थे। तो पहले तो हमें इस राष्ट्रवाद को खारिज करना पड़ेगा, और हिंदवी स्वराज्य को भी मैं खारिज करूंगा, और आप लोग हमारा तर्क सुनेंगे, उसके साथ जस्टिस कर इस फ्रंट पर, और खासकर इफिशिएंट पॉलिसी मेकिंग के फ्रंट पर हम इनकी बहुत तारीफ करते हैं। क्योंकि जिन परिस्थितियों में इन्होंने जो मराठा राज्य का निर्माण किया वो सामान्य परिस्थितियां नहीं थी, और उन परिस्थितियों में मराठा राज्य का निर्माण अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती। जैसे मैं आपको बताता हूं, चलिए यही देखिए कि छोटा सा जो मराठवाड़ा क्षेत्र है, वो मराठवाड़ा क्षेत्र में जो मराठी थे वो देशमुख कहलाते थे। देशमुख का मतलब हुआ जमींदार, और जमींदार में शिवाजी के पिताजी शाहजी थे, वो भी एक जमींदार यानी देशमुख थे, और उनके साथ बहुत सारे और जमींदार थे, बड़े बड़े देशमुख थे, जिनके हैसियत शिवाजी और शिवाजी के पिताजी से कहीं बड़ी थी। पहले जब दिल्ली सल्तनत का विघटन हुआ तो वहां पर बहमनी राज्य बना, तो पहले मराठे बहमनी राज्य की सेवा में गए, फिर वहां बहमनी साम्राज्य टूटा तो अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा बना। तो शाहजी जो शिवाजी के पिताजी थे वो अहमदनगर की सेवा में गए, फिर अहमदनगर को मुगलों के द्वारा जीत लिया गया तो बीजापुर की। शिवाजी को उन्होंने बचपन में, संयोग से उनकी परित्यक्त पत्नी का पुत्र था जीजाबाई का, तो शिवाजी को उन्होंने पूना की जागीर, और पूना की जागीर से शिवाजी शुरू हुए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये देशमुख कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी जो शिवाजी महाराज को राज्य निर्माण के लिए प्रोत्साहित, या फिर उनके दिमाग में आइडिया आना ही अपने आप में बड़ी चीज। देखिए, मराठों के लिए एक प्लस पॉइंट यह था कि बिंद, सतपुरा और सह्याद्री, इन तीनों रेंज के बीच ये जगह है, और आज भले ही वहां पर आप समझ सकते हो कि बिजनेस एंड आईटी सेक्टर के कारण जितना भी डेवलप कर गया हो, उस समय फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एग्रीकल्चर इट वाज एफिशिएंट रीजन। कृषि के विचार से यह क्षेत्र विकसित नहीं, और व्यापार के विचार से विकसित नहीं था। तो ये यहाँ पर एक आर्थिक तंगी और गरीबी थी, और लाइफ बहुत टफ होता था। तो एक औसत मराठा की जो जिंदगी थी वो बहुत टफ थी। दूसरा फैक्टर यह था, यह जो क्षेत्र आप देखते हैं, क्षेत्र में एक महाराष्ट्र धर्म, जैसे अब भक्ति मूवमेंट आप लोग जानते होंगे, तो जब दक्षिण से भक्ति की लहर चली थी तो महाराष्ट्र में रुकी थी। आपने कुछ संतों का नाम सुना होगा, ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदास, समर्थ जैसे महत्वपूर्ण संत हुए। इन संतों ने एक इस क्षेत्र में जो एक धार्मिक सामाजिक आंदोलन चला है, तो धार्मिक सामाजिक आंदोलन ने जाति व्यवस्था को कमजोर कर दिया, और जाति व्यवस्था को कमजोर होने से सबको मिला जुला कर उन्होंने एक पहचान दी, सिंगल आइडेंटिटी, एंड दैट वाज मराठा आइडेंटिटी, यानी मराठी आइडेंटिटी। सबको एक कॉमन पहचान दी, मराठी पहचान। अब उस समय क्या होता था, सैनिक सेवा भी जाति व्यवस्था से जुड़ी,
तो सामान्यतः निम्न जाति के लोग सैनिक सेवा में उनको निम्न जाति के लोगों को शामिल नहीं किया जाता था। जब उन्होंने एक कॉमन मराठी पहचान दी, इसका फायदा शिवाजी जैसे नेता ने उठाया और उन्होंने उस मराठवाड़ा क्षेत्र में जो निम्न जाति के लोग हैं उनको संगठित किया और मावले और कुणबी जैसे निम्न जाति के लोगों को उन्होंने सेना में भर्ती। तो पहली बात तो है कि शिवाजी ने निम्न जाति के लोगों ने कॉमन पीपल के सोल्जर्स को बनाया। जैसे ये लिखते हैं, ये गिरीश कुबेर एक बहुत अच्छी बात लिखते हैं कि इट वॉज नॉट एन एरा ऑफ डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी का युग नहीं था, प्रजातंत्र का युग नहीं था जहां जनसामान्य को ताकत मिली। लेकिन इससे पहले क्या होता था, जब कहीं कोई सेना मार्च करती थी तो उस सेना में उच्च जाति के लोग गर्व से चलते थे, सीना तान कर। पहली बार एक सामान्य किसान, फुट सोल्जर्स, निम्न जाति के लोगों को, जब छत्रपति शिवाजी, जब शिवाजी अभी छत्रपति हुए नहीं है, छत्रपति होने में भी बहुत वक्त लगेगा, तो जो छत्रपति हैं वो छत्रपति शिवाजी ने उस छोटे छोटे लोग जो फुट सोल्जर्स हैं, जो पैदल सैनिक है, किसान है, निम्न जाति के लोग, उनको एहसास कराया कि तुम भी हथियार उठा सकते हो। और जब कॉमन हथियार उठाकर जो कॉमन तरीके से उन्होंने मार्च किया, इट वॉज द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ आर्मी। ये प्रजातंत्र का युग नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी आर्मी का प्रजातांत्रिक, यहां से उनकी तरक्की शुरू हुई। तरक्की होने के बाद अब उनका शुरू हो जाता है कूट पॉलिटिक्स, क्योंकि उन्होंने, उनके लिए एक बहुत बड़ा वैल्यू है। देखिए, दो तरह की नीतियां होती है। एक होती है मींस जस्टिफाइज द एंड, जो गांधी या आदर्शवादी लोग विश्वास करते हैं, उचित साधन ही उचित साधे तक जाता है। जैसे वहां राजपूतों का मानदंड अलग था, वो युद्ध में भी कभी छल कपट का सहारा नहीं लेते। जब तुर्की सेना से उनका मुकाबला होता था, उन्होंने कभी भी छल कपट का तरीके को नहीं अपनाया, जबकि तुर्की सैनिक अपनाते थे। तुर्की सैनिकों का एक अलग तरीका होता था। मैं आपको बताऊं कि जब वो युद्ध करते थे तो घोड़े पर, जो जैसे अब इधर से राजपूत सेना होती थी, तो ये राजपूत सेना जब उनको दबाते थे और खदेड़ते थे या दबाते थे, तो भागने का अभिनय करते और वो अच्छे कुशल तीरंदाज होते थे। लेकिन भागते हुए घोड़े से अचानक से यू टर्न ले लेते और यू टर्न लेकर सीधे पीछे तीर की वर्षा करते थे, तो आगे आगे पंक्ति में उनके मुख्य सेना और सेनापति थे वो मारे जाते। लेकिन राजपूतों का अपना वसूल था कि हम पीठ नहीं दिखाए। शिवाजी, इसमें जो शिवाजी की नीति थी वो अलग थी। उनका कहना था एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। लव तो नहीं, लेकिन वॉर, एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर। तो मतलब वॉर में सब कुछ जायज है। तो उन्होंने गुरिल्ला टैक्टिक्स को अपनाया, जो बहुत उचित टैक्टिक्स थी। और फिर उन्होंने अवसरवादी कूटनीति का भी सहारा लिया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि दो तरह की नीतियां होती है। एक है कि मीन्स जस्टिफाई द एंड, पवित्र साधन पवित्र श्राद्ध की ओर जाता है। गांधी का ऐसा ही विचार था, लियो तोल्स्टॉय का ऐसा ही विचार था, जितने भी आदर्शवादी चिंतक है उनका यही विचार है, हमारा साधन सही है तभी साधन सही होगा। हमारे जो राजपूत शासक थे उनकी भी यही धारणा थी। लेकिन शिवाजी महाराज का मानना था एंड जस्टिफाई द मीन्स। हमारा जो साध, अगर हमारा साध्य पवित्र है, अगर हमारा साध्य उचित है, तो हमारा साधन पवित्र। तो इसका सहारा लिया। जब मुगल और दक्षिणी राज्यों के बीच संघर्ष चल रहा था, तो कभी मुगल के पक्ष में होकर दक्षिणी राज्यों पर आक्रमण करना, कभी दक्षिणी राज्यों के पक्ष में होकर मुगल पर आक्रमण करना, इस तरह की नीति अपनाई। अब देखिए दूसरा क्या है कि जब शिवाजी को जब शासक बनना था, एक बहुत बड़ी चीजें आ रही थी कि मराठा क्षेत्र में, मराठवाड़ा क्षेत्र में और भी जमींदार लोग थे, वो देशमुख थे, और कुछ की जो मतलब पेडिग्री थी, कुछ का जो वंशानुगत स्थिति थी, वो शिवाजी और शाहजी से भी ऊपर थी। तो बाकी मराठा सरदार यह दर्शाने का प्रयत्न करते थे कि हमारी पेडिग्री, हमारा जो पारिवारिक प्रतिष्ठा है वो आपसे ऊपर है। और शिवाजी को राजा बनना था तो मून एमंग द स्टार्स तो होना है, कम से कम स्टार्स के बीच एक मून की स्थिति नहीं होगी तो किंग कैसे बनेंगे। बाकी देशमुख उनको राजा मानने के लिए तैयार नहीं थे। जानते हैं उन्होंने क्या किया?
उन्होंने बहुत कुशल कूटनीति का सहारा लिया। अधिकांश जो ये बड़े देशमुख होते थे, बड़े जमींदार होते थे, बड़े लैंडलॉर्ड होते थे, वो बड़े जमींदार शोषण करते थे छोटे जमींदार को, छोटे देशमुखों। तो छोटे देशमुखों को अपने पक्ष में करके बड़े देशमुखों को दबाया, उनके किले तोड़ दिए, उनको घुटने टेकवा दिए, और फिर वो अपने आप को छत्रपति बनाने के लिए तैयार कर। बड़ा कड़ा मुकाबला औरंगजेब से हुआ। औरंगजेब ने काफी डिस्टर्ब किया। जब पहले शाइस्ता खान को भेजा था, उनको तो छत्रपति ने मात दी थी, लेकिन जब उसने मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा, तो मिर्जा राजा जयसिंह ने जब पुरंदर के किले पर घेरा डाला, तो शिवाजी को उस समय कूटनीतिक नीति अपनाते हुए घुटने टेकने पर। फिर उन्होंने मुगलों के साथ एक समझौता भी किया। लोग कहते हैं कि अवसरवादी नेता थे, लेकिन माय स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मैं एक वाकया आपसे शेयर करूंगा। वाकई में छत्रपति शिवाजी से मैं बहुत प्रभावित हुआ कि जब वे आगरा के किले पर गए, जब मिर्जा राजा जयसिंह ने जब मध्यस्थता की, और जब आगरा गए और आगरा में मुगल दरबार में गए, हालांकि औरंगजेब दरबार में उपस्थित नहीं था, लेकिन जब उनको 5 हजारी मंसददार में बैठने के लिए चेयर दिया गया, जबकि उन्होंने पहले ही शर्त रखी थी कि मैं व्यक्तिगत सेवा से मुक्त रहूंगा, तब वो छत्रपति नहीं थे, तब वो जमींदार ही थे। उनको एक जमींदार की हैसियत देने की कोशिश की गई, तो बीच दरबार में आग बबूला हो गई, और एक तरह से चुनौतीपूर्ण शब्दों में उन्होंने मुगल साम्राज्य के विषय में वक्तव्य देने शुरू कर दिए, जिस कारण से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि उस समय औरंगजेब दरबार में स्वयं नहीं था, वो पैलेस के अंदर था, लेकिन फिर भी ये बहुत साहस की बात, बहुत साहस की बात, और ये साहस शिवाजी जैसे स्वाभिमानी नेता ही दिखा सकते, ये प्रशंसनीय है। और तब फिर इस तरीके से निकल भागना मुगल कैद से, उनकी भी अपनी कहानी है। फिर दक्षिण में आकर मुगलों के द्वारा भेजे गए प्रत्येक सैनिक अभियान को विफल करना, उसकी भी अपनी कहानी है। और अंत में शिवाजी सफलता प्राप्त करते हैं, और 1674 में शिवाजी का सिंहासनारोहण। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जब रायगढ़ में बड़े धूमधाम से छत्रपति का सिंहासनारोहण हुआ, तो फिर शिवाजी किंग बन गए, और जीवन के अंतिम काल तक उन्होंने बीजापुरी कर्नाटक क्षेत्र में विस्तार करके, और उन्होंने अपने राज्य की स्थापना की, राज्य का विस्तार। सुधारक तो इतने प्रबल थे वो कि और इतने उदार थे कि जो मराठा सरदार हिंदू से मुसलमान बन गए थे, उनको दोबारा उन्होंने रिकन्वर्ट करने में भी सहायता की कि कोई बात नहीं, आप आ जाइए। और आर्य समाज से बहुत पहले उन्होंने रिकन्वर्जन की पॉलिसी भी अपनाई। जब वो कोंकण क्षेत्र में पर जब उनका कब्जा हुआ, उन्होंने डच कंपनी पर पाबंदी लगाई कि नहीं, आप दास व्यापार नहीं कर, और दासों को आजाद किया, दास और दासियों को आजाद किया। जबकि मुगल संस्कृति में औरंगजेब के समय और कोरोमंडल कोस्ट पर दास व्यापार होता था, दास व्यापार पर शिवाजी ने पाबंदी लगा। उन्होंने उस समय मराठी भाषा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था, उस पर फारसी का बहुत ज्यादा प्रभाव था। उन्होंने राजा व्यवहार कोश बनवाया, और फारसी, एक तरह से मराठा भाषा साहित्य को पुनर्स्थापित किया। बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो एक शासक के रूप में बहुत सफल थे। हाँ, ये जरूर है कि स्वराज्य क्षेत्र से बाहर उन्हें एक विशेष प्रकार का कर लगाना पड़ा, जिन्हें चौथ और सरदेशमुखी कहते हैं। चौथ और सरदेशमुखी जमींदारी अधिकार था। चौथ संपूर्ण राजस्व का 25% और सरदेशमुखी 10% होता था, जो पराजित राज्यों से लिया जाता था। लेकिन उस शिवाजी महाराज की मजबूरी थी, क्योंकि जो मराठवाड़ा क्षेत्र है, मैंने पहले ही बताया कि सतपुरा, बिंद और सह्याद्री के बीच का जो भूभाग है वो विकसित नहीं था। एक राज्य को स्टेट फॉर्मेशन के लिए जो फाइनेंशियल बेस चाहिए, वो फाइनेंशियल बेस नहीं था मराठा राज्य के पास।
इसलिए मराठा राज्य हमेशा बाहर से रिसोर्सेस लेने का प्रयत्न करता था और वही चौथ सरदेशमुखी अंततः मराठों के कूटनीतिक विफलता का भी कारण हुआ, लेकिन यह उनकी बाध्यता थी, हम इसके लिए ब्लेम नहीं करते। उस समय जितने भी विजेता राष्ट्र कोई न कोई रूप में पराजित राज्य से वह इसको इस तरह के कंपनसेशन लेते थे। इस रूप में आप देखिए, एज ए स्टेट एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डर जमींदारी व्यवस्था को सीमित करने की कोशिश की, किसानों के सुधार, रैयतों की सुरक्षा के लिए काम किया, जो मोकासा या सरअंजामी जो जागीर दी जाती थी सैनिक अधिकारियों को, उसको सीमित करने का प्रयत्न किया। इट वाज ए ग्रेट रिफॉर्म। प्रशासन को सुदृढ़ किया, इसमें कहीं शिवाजी महाराज की शानी नहीं। लेकिन मैं स्टूडेंट्स में आपको बताना चाहता हूं कि दो और है, उनको हिंदू स्वराज्य, हिंदवी स्वराज्य का जो क्रेडिट दिया जाता है ये बाद में दिया। उन्होंने कभी अपनी हिंदू पहचान पर बल नहीं, हिंदू पहचान या मराठी पहचान पर शिवाजी ने बल नहीं दिया। आप इतिहास के पन्नों में जाइए, कोई भी सीरियस हिस्ट्री का कोई बुक इस बात की पुष्टि नहीं करेगा। ये बाद में जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ, उनको कहीं ना कहीं कभी राष्ट्रवाद के साथ जोड़ दिया गया, तो कभी हिंदवी पहचान के साथ जोड़ दिया गया, तो कभी मराठी पहचान के साथ जोड़ दिया गया। लेकिन वो ये सभी से ऊपर थे। मैं आपको बताता हूँ, इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि शिवाजी की सेना में जो नौसेना के सर्वोच्च अधिकारी थे वो मुसलमान थे। शिवाजी के व्यक्तिगत अंगरक्षक मुसलमान। शिवाजी की सेना में 700 चुने हुए पठान थे, तो मुसलमान थे। और तो और छोड़िए, औरंगजेब के इतिहासकार हैं भीमसेन बुरहानपुरी, उन्होंने शिवाजी की खुलकर तारीफ की। पुडुचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर थे, उसमें पौंडीचेरी था, फ्रैंकिस मार्टिन, उन्होंने शिवाजी की खुलकर तारीफ की। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मुस्लिम इतिहासकार खाफी खान, जो शिवाजी के अर्डेंट क्रिटिक थे, उन्होंने भी, यानी उसने भी, खाफी खान ने भी शिवाजी की तारीफ में लिखा है, क्योंकि वो वास्तविकता है, वो क्रिटिक है, कि उसने लिखा है कि जब शिवाजी के हाथों में कोई कुरान पढ़ता था तो कुरान को सम्मान से ग्रहण करके, अगर कहीं गए, किसी पर अटैक किया, वहां पर सब भाग गए, वहां पर कुरान है, तो कुरान को उन्होंने उठाया, तो सम्मान दिया, और अपना जो अधीनस्थ मुसलमान अंगरक्षक थे उनको दे दिया कि इसको ग्रहण करें। बड़ी बात थी उस इस तरह की, मतलब धार्मिक नीति तो एक मॉडर्न एज की विशेषता है, और मिडिवल एज में इसका, उन्होंने औरंगजेब को भी पत्र लिखा था कि आप दादा से सीखिए, आप अकबर से सीखिए। आपके ही जो दादा थे या परदादा, जो कहिए, वो धर्म के मामले में कितने उदार थे, हम उसी उदारता को देखना चाहते, और हम उस नीति का स्वयं पालन कर। तो इस मामले में इतने, नंबर 1। नंबर 2, ये हिंदू मुस्लिम का युद्ध संघर्ष भी नहीं था, क्योंकि उनका एक तरफ बीजापुर गोलकुंडा से जितना संघर्ष शिवाजी का हुआ या मुगलों से हुआ, उससे ज्यादा उनका मराठों से हुआ, क्योंकि उनको छत्रपति बनने के लिए कितने मराठा सरदारों को दबाना पड़ा। हिंदू राज्य से भी उनका संघर्ष हुआ, हिंदू राज्य से भी चौथे सरदेशमुखी लेते रहे। तो ऐसा नहीं है कि ये केवल हिंदू मुस्लिम या हिंद स्वराज, वो बाद में उनको हैंदव धर्मोद्धारक की उपाधि बाद में दी गई, ये डिस्क्रेडिट है, क्रेडिट नहीं। और ये हिंदू मुस्लिम का संघर्ष भी नहीं था। जब शिवाजी की मृत्यु के 1 साल के बाद, जब औरंगजेब 1 लाख सैनिक लेकर दक्षिण में जब आया था, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, उनकी औरंगजेब की सेना में हिंदू और मराठे ज्यादा थे मुस्लिम सैनिक की तुलना में। इट वॉज नॉट ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। जब आज हम वर्तमान को अतीत पर थोपने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह का इंटरप्रिटेशन उभर कर आता है। तीसरा है नेशनलिस्ट। देखो, नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, क्योंकि देखिए,
मोटे तौर पर आप कहोगे कि भाई प्राचीन काल से ही हमें एक जम्बूद्वीप की अवधारणा थी, एक होने की अवधारणा थी। क्रिस्टोफर वाइली जैसे स्कॉलर भी कहते हैं कि देशभक्ति की अवधारणा थी जिससे वो तत्व निकल कर आता है। लेकिन अगर आप सही मायने में मूल्यांकन तो आपको पता चलता है उन सबसे परे एक बात थी, उन सबसे परे एक बात थी कि जिसे हम आधुनिक राष्ट्रवाद कहते हैं, वो अवधारणा का अर्थ होता है कि किसी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के बीच एक होने की भावना। और ये एक होने की भावना लोगों के बीच वो पैदा नहीं हो सकती थी उस समय। और फिर शिवाजी ने संपूर्ण भारतवर्ष तो क्या संपूर्ण मराठवाड़ा क्षेत्र के संदर्भ में भी नहीं सोचा। तो फिर ऐसी स्थिति में राष्ट्रवादी कहना, तो कहेंगे राष्ट्रवादी शब्द आया कहां से। एक्चुअली जब ब्रिटिश शासन था तो हमारे यहाँ इतिहासकारों का एक वर्ग था जिसको कहते हैं राष्ट्रवादी इतिहासकार। वो राष्ट्रीय आंदोलन के ऊपर थे, उसी में एक थे अंबिका चंद मजूमदार, एसी मजूमदार। वो ब्रिटिश साम्राज्य का क्रिटिसिज्म कर रहे थे। तो ब्रिटिश साम्राज्य को क्रिटिक करने में धोखे से उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को मुगल साम्राज्य कहीं शिशु समझ लिया। तो ब्रिटिश साम्राज्य पर अटैक करने में मुगल साम्राज्य पर भी अटैक करते चले गए। जिस क्षेत्रीय शक्ति ने मुगल साम्राज्य से लोहा लिया उन सबको राष्ट्रवादी करार दे दिया। जैसे महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और अहोम सेनापति लचित बरफुकन। लचित बरफुकन आपने नाम सुना होगा अहोम सेनापति का। उसी क्रम में राष्ट्रवाद ऊपर से आरोपित करने की कोशिश की गई है। राष्ट्रवादी शब्द इस आधार पर उस समय क्वालिफाई नहीं करता है। तो मैंने कोशिश की कि कम शब्दों में मैं आपको शिवाजी महाराज के विषय में कुछ समझा सकूं, लेकिन उनकी तारीफ सभी करते हैं। अगर रानाडे जैसे और बी.डी. सावरकर जैसे जब ब्राह्मणवादी थिंकर करते हैं तो वो तो बात समझ में आती है, लेकिन ज्योतिबा फूले ने भी इनकी तारीफ की और इनके सम्मान में एक बैलार्ड लिखे, एक वीरतापूर्ण गान लिखा है शिवाजी की तारीफ में ज्योतिबा फूले। तो हर सेगमेंट से हर सुधारक ने, हर थिंकर ने, इवन मुगल हिस्टोरियन खाफी खान ने भी शिवाजी की प्रशंसा की है। तो एक शासक के रूप में प्रशंसनीय है और वो सम्मान के भागी है, क्योंकि उस समय इन्होंने बड़ी प्रैक्टिकल पॉलिसी। बाद में जो मराठों की पॉलिसी वो परिवर्तित होती चली गई और उस शिवाजी की पॉलिसी से विचलन होता गया। इस कारण से मराठा साम्राज्य ढह गया आगे चलकर, लेकिन शिवाजी की जो व्यक्तिगत पॉलिसी थी बड़ी सफल पॉलिसी। मैं स्टूडेंट्स, तो फिर मैं एक बार इस मुद्दे पर लौटता हूँ और आज के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन लेक्चर। और मैंने संक्षिप्त में ही इसको जहाँ तक हो सका मैंने इनकी सार तत्व को बताने का प्रयत्न किया। तो थैंक यू वेरी मच।